बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैज़न एजुकेशन सिस्टम ननकाना के फ़र्स्ट ईयर के तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और ख़ुदा ताला से आपकी खैरियत में एक मतलूब चाहते हैं। डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर के अंदर हमने दूसरे चैप्टर का आखिरी आर्टिकल पढ़ा था, जिसमें हमने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को स्टडी किया। और फर्स्ट कंडीशन फुल हो तो उस सूरत में हमारे कौन सा इक्विलिब्रियम आता है, अगर सेकंड कंडीशन कंप्लीट होती है तो फिर उस सूरत में कौन सा इक्विलिब्रियम होता है। डियर स्टूडेंट, आज क्लास फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स और लेक्चर नंबर 12 हम स्टार्ट करेंगे। इस आर्टिकल के अंदर जब हम इस आर्टिकल को पढ़ लेंगे तो इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि रेस्ट की डेफिनेशन क्या है, रेस्ट किसे कहते हैं और ये कौन सी क्वांटिटी है। दूसरा, डेफिनेशन ऑफ मोशन की तारीफ क्या है और ये कौन सी क्वांटिटी है। एग्जाम्पल, रेस्ट और मोशन की एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये कौन सी क्वांटिटी है और इसे हम कैसे बायोग्राफिकली मेथड जो है इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ रेस्ट की डेफिनेशन, इफ बॉडी कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर कोई बॉडी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करती तो हम कहते हैं वो बॉडी रेस्ट की हालत में है। जैसे कि एक कमरे के अंदर पड़े हुए बहुत सी कुर्सियां हैं, तो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से वो अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करती तो हम कहते हैं जो कुर्सियां हैं, ये जो चेयर हैं, वो रेस्ट की हालत में है, मोशन। इफ बॉडी कैन चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अगर कोई बॉडी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील करती है तो हम कहते हैं वो बॉडी मोशन की हालत में है। फर्ज करें एक शख्स जमीन के ऊपर रेस्ट की हालत में बैठा है, रेस्ट की हालत में वो बैठा हुआ है, तो जमीन के लिहाज से तो वो रेस्ट की हालत में होगा, लेकिन सूरज के लिहाज से वो मोशन की हालत में होगा, क्योंकि जमीन सूरज के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करती है। जब जमीन सूरज के गिर्द रिवॉल्व करेगी तो सूरज के लिहाज से जो शख्स जो चीज भी जमीन पर होगी वो मोशन की हालत में होगी। डियर स्टूडेंट, W.RWT इसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि रेस्ट और मोशन की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब एक और एग्जांपल इसमें कोट करता हूं कि जब एक ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म से मूव करती है तो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ जो शख्स है वो उस ट्रेन के अंदर बैठे हुए अशखास के लिहाज से तो रेस्ट की हालत में होता है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए शख्स के लिहाज से वो मोशन की हालत में होता है। इसका मतलब है कि जो रेस्ट और मोशन है ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, ये रिलेटिव क्वांटिटी है, एक दूसरे के लिहाज से ये मोशन की हालत में होती हैं। किसी भी चीज़ को आप मुकम्मल तौर पर रेस्ट की हालत में या मुकम्मल तौर पर मोशन की हालत में नहीं कह सकते, सिर्फ रिलेटिवली आप कह सकते हैं कि फलां ऑब्जेक्ट के लिहाज से ये रेस्ट की हालत में है, फलां के लिहाज से ये मोशन की हालत में है। तो इसका मतलब है कि रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, ये रिलेटिव क्वांटिटी है। जी डियर स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। 2 पॉइंट के दरमियान कम से कम जो फासला है उसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है D एरो इज इक्वल टू R2 एरो माइनस R1 एरो। अब R2 और R1 ये पोजीशन वेक्टर हैं 2 पॉइंट्स का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। फर्ज करें ये हमारा ओरिजिन है, इससे जो डिस्टेंस ये पॉइंट है A, इसका जो ओरिजिन के लिहाज से पोजीशन वेक्टर होगा वो R1 होगा, और ये जो हमारा पॉइंट है B, इसका ओरिजिन के लिहाज से जो पोजीशन वेक्टर होगा वो R2 होगा। अब ये स्टूडेंट, सबसे पहले ये बात कि हम ओरिजिन क्यों लेते हैं, किसी एक चीज की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें किसी दूसरी चीज को ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करना पड़ता है। अब देखें कि बॉडी जो है वो A से C की तरफ जाती है, B को इंक्लूड करते हुए कर्व फॉर्म में। किस फॉर्म में? कर्व। देखें यहां से ये क्रस्ट है, फिर ट्रफ है और फिर इस पॉइंट पर ये आ जाती है। इसका मतलब है A से B को शामिल करते हुए C तक ये कर्व पाथ में जाती है। अगर हम A से B की तरफ स्मॉल और स्ट्रेट डिस्टेंस लेते हैं तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और याद रखें जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है इसकी डायरेक्शन
इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होती है। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट जो मैंने शो किया है, इसकी टेल को इनिशियल पॉइंट पे और इसके हेड को फाइनल पॉइंट पे शो किया है। इसका मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की तरफ होती है। अब ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसको अगर हम देखें तो बाय हेड टू टेल रूल, बाय हेड टू टेल रूल अगर हम इसको देखते हैं तो फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिलाने वाला रिजल्टेंट कहलाता है। यानी ये जो R2 हमारे पास है ये R1 और D का डिस्प्लेसमेंट का रिजल्टेंट है। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने कहा था कि जो रिजल्टेंट होता है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिलाता है। फर्स्ट वेक्टर R1 है, लास्ट वेक्टर D एरो। अब देखें फर्स्ट वेक्टर की टेल ये है तो ये R2 जो है ये फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिला रहा है, तो ये क्या है? रिजल्टेंट। बाय हेड टू टेल रूल अगर हम देखते हैं तो ये R2 एरो इज इक्वल टू R1 एरो प्लस D1 एरो के बराबर होता है। अब ये देखें ये R1 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो रहा है। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना था। तो इसी तरीके से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। डिस्प्लेसमेंट असल में दो पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट लेंथ होती है और जो लेंथ का यूनिट है वो मीटर होता है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे हमें ज़रूर मैसेज करें और अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। फ़ी मानिल्लाह।